साथियों नमस्कार। आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान के एकीकरण की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय पटवार हो, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे अन्य राजस्थान की भर्तियों की परीक्षाओं के विभिन्न एग्जाम हो, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पूर्व इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इन अग्रलिखित बिंदुओं के सारे राजस्थान के एकीकरण की भूमिका के बारे में विस्तार से प्रकाश डालूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जो राजस्थान, जिसको कि राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और इसकी एकीकरण के बारे में सबसे पहले जो विचार आया था वो लॉर्ड लिन लिथगो के मन में एक विचार आया था कि राजस्थान के इन समस्त राजपूताना के जो राजा हैं, इन सबको मिलकर के एक बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में इसका निर्माण करना चाहिए। और इसके पश्चात धीरे धीरे इसके क्रम में आगे बढ़े, और हमारा देश जब आज़ादी के बिल्कुल ही निकट था तो उस समय भी इसके चरण के रूप में भूमिकाएं बनती रही। तो सबसे पहले जब लॉर्ड लिन लिथगो ने अपने विचार रखे, उसके पश्चात जब भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। तो ये परीक्षा के अंदर प्रश्न आने लायक है। और ये उदारवादी दल के नेता थे, और उदारवादी पार्टी की हमेशा यही इच्छा रही है कि अपने पराधीन जितने भी देश हो, धीरे धीरे उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो इसी क्रम में इंग्लैंड सरकार के ऊपर इन्होंने दबाव बनाया और भारत की स्वतंत्रता के क्रम में आगे बढ़े। तो उदारवादी दल के जो नेता थे, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव इंग्लैंड की संसद के अंदर रखा, और 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की बात कही गई। तो दोस्तों, यह तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको याद रखें। 20 फरवरी 1947 को इसकी घोषणा होती है, और 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। यह प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर किया हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम किस तिथि को अंगीकार हुआ। तो दोस्तों, ये 4 जुलाई 1947 को पारित हुआ, और 18 जुलाई 1947 यानी थोड़े दिनों पश्चात ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब लागू होने के साथ ही हमारे देश के अंदर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसा कि उस समय के इतिहासकारों को और विशेषज्ञों को इस बारे में पता था। तो स्वतंत्रता अधिनियम जब ये बना था तो इसके अंदर कुल 20 धाराओं को स्थान दिया गया था। दोस्तों, ये आप याद रखें कि स्वतंत्रता अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 20 धाराएं थी। और इसके अंदर एक धारा थी जिसका अपने आप में बहुत विशेष महत्व है, और वो धारा थी धारा संख्या 8 को आप हमेशा याद रखें। और इस धारा के तहत एक विशेष छूट थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, अर्थात भारत के अंदर जितनी भी रियासतें हैं, आज़ादी के दिन इन सब को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और वे चाहें तो भारत संघ के अंदर मिल सकती है या पाक संघ के अंदर मिल सकती हैं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती हैं। तो ये धारा 8 के अंदर एक विशेष प्रकार की छूट थी, जो कि दोस्तों आपके लिए याद रखने योग्य बिंदु हैं। तो आप इसको याद रखें। अगला, जब ये सब बातें हो चुकी थी, तो इससे पूर्व भी हमारे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, इन्होंने एक अधिवेशन बुलाया था, और ये अधिवेशन 5-6 जून 1946 के अंदर उदयपुर के अंदर बुलाया था, क्योंकि उदयपुर ही मेवाड़ की राजधानी थी उस समय। तो यहाँ पर राजपूताना, गुजरात और मालवा के
नरेशों का एक सम्मेलन आयोजित किया था और इस सम्मेलन के अंदर एक यूनियन को बनाने की बात कही और इस सम्मेलन के अंदर 22 राजाओं ने भाग लिया, लेकिन ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो भारत की स्वतंत्रता के समय यानी हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब हमारे ये जो स्वरूप हमारे को ये दिख रहा है वर्तमान में, ऐसा राजस्थान, तो उस समय यहाँ पर 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों के अंदर एक तो था नीमराना, कुशलगढ़ और तीसरा था लावा। ये सब मिलकर के हमारे राजपूताने का निर्माण हुआ और उसके बाद में इस राज्य का नाम राजस्थान रख दिया गया। तो इस बात के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर जो सबसे प्राचीन रियासत थी और वो रियासत थी दोस्तों मेवाड़। आपको ये याद रखना है कि राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। झालावाड़ इस रियासत का निर्माण या हम जन्म कह सकते हैं 1838 को तत्कालीन एक अंग्रेज अधिकारी ऑकलैंड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों याद रखें, ऑकलैंड ने इस कोटा बूंदी को, कोटा रियासत को काट करके एक झालावाड़ नामक नई रियासत का जन्म करा दिया और यहाँ के जो तत्कालीन शासक थे वो झाला मदन सिंह थे और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक नवीनतम रियासत थी और एक अंतिम रियासत भी यही थी। आगे हम ध्यान दें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजपूताना की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत, जिसको हम जोधपुर रियासत के नाम से भी जानते हैं। और सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। और शाहपुरा को कौन नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर उत्तरदायित्व एवं लोकतांत्रिक सरकार का गठन इसी रियासत के अंदर हुआ था और यहाँ के उस समय राजा सुदर्शन देव थे। और यही शाहपुरा है जहाँ से हमारे केसरी सिंह जैसे, प्रताप सिंह जैसे, जोरावर सिंह, बारठ जैसे वीर योद्धा पैदा हुए थे और इन्होंने स्वतंत्रता के अंदर अपने पूरे परिवार का त्याग और बलिदान कर दिया। फिर भी ये लोग गुलामी के आगे झुके नहीं और स्वतंत्र कराने में पीछे हटे नहीं। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है और इस रियासती विभाग की स्थापना से पूर्व इसका जो पूर्व नाम है वो राजनीतिक विभाग था और इसके बाद में इसका नाम बदल करके रियासती विभाग रख दिया गया। और जैसा कि अधिकांश छात्रों को ये पता है कि रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ये हमारे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इतनी रियासतों के अंदर बिखरे हुए भारत को एक लड़ मोतियों की भांति इन्होंने पिरो करके एक माला के रूप में पूरे भारत के राज्यों को एक साथ संजो के रख दिया। तो दोस्तों अध्यक्ष इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी के अंदर जो सचिव का जो पद दिया गया था वो वीपी मेनन को दिया गया और वीपी मेनन भी अपने आप में बहुत ही तेज तरार एक अनुभव यज्ञ, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाले एक व्यक्ति थे। और ये सचिव बनने से पूर्व लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके थे, इसलिए इनको काफ़ी लंबा तजुर्बा था और बहुत ही बड़ा अनुभव था और इसके अनुभव का फ़ायदा हमारे देश को बहुत शानदार तरीके से मिला। स्वतंत्रता के समय अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर जो रियासत थी और उनके जो दीवान थे उनमें से प्रमुख ये हैं कि जयपुर रियासत के जो दीवान थे वो वीटी कृष्णमूर्ति थे और बीकानेर रियासत के जो दीवान थे वो सीएस वेंकटाचारी थे और सीएस वेंकटाचारी हमारे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे और ये दोनों ही अधिकारी
दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले थे। अलवर के अंदर एन.बी. खरे दीवान थे। एन.बी. खरे का पूरा नाम नारायण भास्कर खरे था। तो दोस्तों, आगे तोपों से सलामी जिन स्टेटों को दी जाती थी उनको सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता है, और जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी उनको नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तोपों की सलामी मेवाड़ रियासत को दी जाती थी, और यहाँ पर ठिकानों को किसी प्रकार के तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने प्रमुख रूप से थे। एक तो था कुशलगढ़, दूसरा था लावा और तीसरा था नीमराणा। तो मैं दोस्तों ये बात बताना आपको ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पर जो कुशलगढ़ जो ठिकाना था उसका ताल्लुक वर्तमान बांसवाड़ा जिले से है, और ये ठिकाना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था इन 3 ठिकानों में से। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से शासक थे वो राठौड़ वंशीय हरेंद्र सिंह यहाँ के तत्कालीन शासक थे जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। और दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा ठिकाना लावा था, और लावा वर्तमान टोंक जिले के अंदर स्थित है, और यहाँ पर नरू का राजवंशी वंश प्रदीप सिंह यहाँ के शासक थे, और वो वहाँ पर सत्ता को संभालते थे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ठिकाना था वो था नीमराणा, और इसका संबंध वर्तमान अलवर जिले से हैं, और यहाँ के शासक कछवा वंशीय राव राजेंद्र सिंह थे। राजेंद्र सिंह कछवा यहाँ के शासक थे। तो ये थी दोस्तों तीनों ही ठिकानों की महत्वपूर्ण बात। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। वीपी मेनन जो कि हमारे रियासती विभाग के सचिव थे, और इनकी पुस्तक के बारे में भी जिक्र हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ये पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। इसके बाद में जब रियासती विभाग के द्वारा एक सहमिलन पत्र तैयार किया गया था कि आप भारत संघ में मिलना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते हैं, तो उस सहमिलन पत्र के ऊपर राजस्थान या राजपूताना रियासत के हिसाब से अगर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कोई शख्स थे तो वो थे बीकानेर के शासक, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। वे थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जी बीकानेर के शासक थे, और इस सम्मिलन पत्र पर अंतिम तौर से हस्ताक्षर करने वाले धौलपुर के शासक 14 अगस्त को उदय भान सिंह जी ने साइन किए थे। ये उदय भान सिंह जी दोस्तों वही है जिनके बारे में शायद आपको कम ही पता होगा। ये हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के ससुर जी भी हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही रोचक बात है, याद रखें। इन्होंने अपने हस्ताक्षर 14 अगस्त 1947 को सम्मिलन पत्र पर किए थे। एक बात और राजस्थान के संदर्भ में ये भी थी कि यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार उस समय बनाया था, और इस क्षेत्र को अजमेर मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, और यहाँ की जो विधानसभा थी उस विधानसभा को धारासभा के नाम से जाना जाता था। और जब राजस्थान का एकीकरण अंतिम चरण में हुआ था तो इस केंद्र शासित प्रदेश को भी राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। लेकिन इससे पूर्व एक बात जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर जब हरिभाऊ उपाध्याय थे तो इन्होंने हंटूड़ी के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना की, और साथ ही साथ एक महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की थी, जो अपने आप में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई। और दोस्तों एक रोचक तथ्य ये भी है कि राजस्थान की एक पिछड़ी रियासत थी जिसका नाम जैसलमेर है, और इसका नाम कौन नहीं जानता। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वें अजूबे की संज्ञा दी है, और ये रियासत अत्यधिक पिछड़ी थी। इसके पीछे 3 वजह थी
कि यहाँ पर जल, यातायात एवं संचार साधनों की कमी एवं कम उत्पादकता के कारण इसको राजस्थान का अंडमान निकोबार के रूप में भी जाना जाता है और इसे 8वें अजूबे की संज्ञा दी गई है। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के निर्माण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 को जाकर के वो समाप्त हुई। अर्थात इसके अंदर जो लगने वाला समय था वो था 8 वर्ष 7 मास और 14 दिन। अर्थात इतने समय के अंदर हमारा राजस्थान जो हम आधुनिक रूप में देखते हैं वो हमारे सामने आया था और ये कार्य 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। अब आधुनिक राजस्थान का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व के अंदर आ गया। अब दोस्तों आपके सामने कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनके बारे में हम सामान्य तौर से कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको इस बात का पक्का ध्यान रखना होगा कि अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न करता है कि राजस्थान स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको राजस्थान की स्थापना दिवस के लिए 1 नवंबर की तिथि भरनी होगी। और अगर आपसे राजस्थान दिवस के बारे में पूछा जाता है तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो 30 मार्च की दिन इसके लिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 4 रियासतों के साथ में वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था और हीरालाल शास्त्री इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इस भूमिका के अंदर इस वीडियो में आज इतना ही। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।